योगी सरकार ने सूदखोरी पर लगाम लगाने के लिए अब सूदखोरी से संबंधित कानूनों को भी खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल साहूकारी अधिनियम को अब योगी सरकार खत्म करने जा रही है। तमाम जिले के जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर इस अधिनियम से हो रहे दुष्प्रभावों को लेकर एक रिपोर्ट मांगी है। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने रिपोर्ट मांगी है और नए रिन्यूअल पर भी रोक लगा दी है जो सूदखोरी के लाइसेंस दिए जाते थे। कर्ज के लिए जरूरतमंद अब साहूकारों के चुंगल में नहीं फंसेंगे। योगी सरकार ने साहूकारी अधिनियम खत्म करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से साहूकारी अधिनियम को समाप्त करने के लिए रिपोर्ट मांगी है। यूपी के राजस्व विभाग ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में एक पत्र लिखा है। बैंकों में कर्ज की प्रणाली आसान होने के बावजूद साहूकार ज्यादा ब्याज लेकर पैसे दे रहे थे। सरकार के पास इस तरह की लगातार शिकायतें आ रही थी। आलम यह था कि साहूकार आम आदमी से 17% तक ब्याज की रकम वसूल कर रहे थे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में साहूकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत लाइसेंसों पर अब रोक लगा दी है। वहीं पुराने लाइसेंसों के रिन्यूअल पर भी सीधे तौर पर रोक लग गई है। अब देखना यह है कि ये जनता के हित में कानून कब तक लागू होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का अपराधियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें उनकी तमाम अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है और उसमें तमाम ऐसे माफिया हैं जिनकी अवैध संपत्तियों को अब तक ध्वस्त किया जा चुका है। इसी में एक बड़ी कार्रवाई माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद पर की जा रही है, जिसमें उसके सभी बैंक खातों को सीज करने की तैयारी में जिला प्रशासन एक बार जुट गया है। माफिया अतीक की संपत्ति के बाद अब खाते सीज करने की तैयारी प्रशासन ने पूरी कर ली है। वहीं पुलिस को अतीक के खातों पर कार्रवाई करने के लिए 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया। वहीं पुलिस ने अतीक के 11 बैंक खातों से लेन देन बंद करा दिया है। आपको बता दें, अतीक के 13 बैंक खातों में से 7 प्रयागराज, 3 नई दिल्ली, 1 लखनऊ और 2 बलरामपुर में है। आपको बता दें, अतीक ने 11 बैंक खाते अपराध करने के दौरान खोले थे। एसएसपी की रिपोर्ट के आधार पर खातों को कुर्क करने की संस्तुति करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा गया था और रिपोर्ट और साक्ष्यों को देखने के बाद जिलाधिकारी ने खातों को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। इसमें अतीक अहमद के अलग अलग बैंकों के 11 खातों को सीज किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा अब अपराध और अपराधियों का बोलबाला। कुछ इसी तर्ज पर यूपी से अपराध कम करने की कवायद लगातार जारी है, जिसमें एक बड़ी कार्रवाई माफिया व पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ की जा रही है, जिसमें उसके सभी बैंक खातों को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया जा रहा है। ऐसी कार्रवाई से जाहिर सी बात है कि अपराध भी कम होंगे और अपराधियों के अंदर एक डर भी पैदा होगा। बलिया में चेकिंग करने गई बिजली विभाग की टीम पर हमला का मामला सामने आया, जहां पे महिलाओं ने जेई और लाइनमैन को ईंट पत्थरों से पीटा। नरही थाना क्षेत्र के सोहाव गांव में बिजली विभाग की टीम द्वारा गांव में बिजली चेकिंग के दौरान महिलाएं और ग्रामीणों ने किया हमला, ईंट पत्थर चला, जिसमें एक लाइनमैन घायल हो गया। बिजली विभाग की टीम द्वारा घायल एक लाइनमैन ने नरही थाना क्षेत्र में तहरीर दी, जिसमें पुलिस ने 3 नामजद और 1 दर्जन अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी। बलिया से मुकेश मिश्रा, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हाथरस में महिला को बेरहमी से पीटने और उसके मकान पर अवैध कब्जा करने वाली बीजेपी सभासद का सम्मान उसी कोतवाली में किया गया है, जहां उसके खिलाफ FIR दर्ज है। जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान की मौजूदगी में बीजेपी महिला सभासद को मिशन शक्ति के तहत सम्मान पत्र दिया गया है। आरोप है कि पुलिस कप्तान की छवि को धूमिल करने के लिए सदर कोतवाली ने मकान पर कब्जा करने वाली बीजेपी सभासद को सम्मानित करा दिया। अब इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। गौरतलब है कि मदन गोपाल निवासी खतीखाना ने आरोप लगाया था कि 16 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे बीजेपी सभासद बबीता वर्मा ने उनके मकान पर आकर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसमें वो किराए पे रह रहे थे। इन लोगों ने वहां आकर तोड़फोड़ की और मारपीट की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। इसके बाद बीजेपी सभासद और उसके पति सहित कई लोगों के खिलाफ मारपीट और तोड़फोड़ करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। सभासद की दबंगई का वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने वीडियो को ट्वीट कर मामले में कार्रवाई की मांग की थी। इसके बावजूद सदर कोतवाली ने बीजेपी सभासद को सम्मानित करवा दिया, जिसके बाद मामले में कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है और साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में थाना कुरारा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। विजयदशमी के अवसर पर एक तांत्रिक ने तंत्र साधना के लिए शिव मंदिर में अपना गला काटने का प्रयास किया, जिसे गंभीर हालत में हमीरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है।
आज विजयदशमी के अवसर पर हमीरपुर जिले में एक तांत्रिक ने खुद की बलि देने का प्रयास किया। मामला कुरारा थाना क्षेत्र के बेरी गांव का है, जहां पर तांत्रिक ने खुद का गला काटने का प्रयास किया, लेकिन गांव वालों को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तांत्रिक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। पुलिस के अनुसार तांत्रिक सनकी टाइप का है और खुद ही आज गला काटने का प्रयास किया। हमीरपुर जिले में जिस तरीके से तांत्रिक ने अपना गला काटकर खुद की बलि देने का प्रयास किया, ये मामला अपने आप में चौंकाने वाला है। इस तरीके की घटनाएं अक्सर सुनने में आती हैं, लेकिन आज की 21वीं सदी में इस तरीके के प्रयास अब भी जारी हैं जो चौंकाने वाले हैं। वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के कपाट रविवार को भक्तों के लिए खोल दिए गए। बीते शुक्रवार को अदालत ने मंदिर खोलने के निर्देश दिए थे। नई व्यवस्थाओं के साथ खुले मंदिर में भक्तों ने बड़े भक्तिभाव से बाके बिहारी के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के वृंदावन में ठाकुर बाके बिहारी के पट रविवार को विजयदशमी के मौके पर भक्तों के लिए खुल गए। सुबह से ही भक्त बाके बिहारी के दर्शन पूजन के लिए मंदिर में नजर आए। कोरोना से बचाव के लिए यहाँ खासा इंतजाम किए गए हैं। भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन कराए जा रहे हैं। दरअसल कोरोना संकट काल में बंद हुए मंदिर के कपाट 16 अक्टूबर को खोले गए थे, लेकिन भीड़ के दबाव के चलते कोविड गाइडलाइन का पालन सही से न हो पाने के कारण 19 अक्टूबर को फिर से मंदिर बंद कर दिए गए थे, जिसको लेकर भक्तों में काफी उबाल था और इसी को लेकर कुछ भक्त न्यायालय भी पहुंचे थे, जिस पर अदालत ने मंदिर प्रबंधन को तत्काल मंदिर खोलने के आदेश दिए थे। मंदिर की व्यवस्थाओं को कोर्ट के अनुसार रखा गया है। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था रखी गई है। इसके साथ ही में गोल घेरे बनाए गए हैं, जिनमें भक्त खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। चार धाम यात्रा के विराम लेने का समय नजदीक आ गया है। दशहरे के मौके पर चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि घोषित की गई। पारंपरिक विधि विधान और पंचांग गणना के बाद चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि व समय तय किया गया। यमुनोत्री धाम के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर दोपहर 12:15 पर अभिजीत लग्न व शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट भी 16 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट 19 नवंबर को दोपहर 3:35 पर बंद होंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को सुबह 5:30 बजे विधि विधान के साथ बंद किए जाएंगे। मार्कंडेय मंदिर मक्खूमठ में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि भी निश्चित की गई। 4 नवंबर को तुंगनाथ के कपाट बंद होने के बाद डोली रात्रि विश्राम के लिए चोपता पहुंचेगी। 5 नवंबर को भनकुन और 6 नवंबर को शीतकालीन गद्दी स्थल मक्खूमठ में विराजमान होगी। कोरोना काल के चलते इस बार 4 धाम यात्रा में काफी कम श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले मिली ढील के बाद 4 धाम यात्रा रफ्तार पकड़ने लगी थी। लेकिन अब शीतकाल के लिए चारों धामों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। अब श्रद्धालुओं को 4 धामों के दर्शन के लिए अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है। अष्टमी को जहां उन्होंने आदिशक्ति देवी की पूजा आराधना की, तो वहीं नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर द्रव्य दान दे करके व्रत का पूर्णाहुति की है। हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 दिवसीय दौरा गोरखपुर में था। साथ ही साथ अष्टमी के दिन जहां आदिशक्ति देवी की पूजा आराधना की, वहीं आज 9 कन्याओं को भोजन करा के द्रव्य दान दे करके नवरात्रि की पूर्णाहुति की है। आज के दिन गोरखनाथ मंदिर में जो नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष होते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष हैं, तो अध्यक्ष को नाथ संप्रदाय के योगी गण तिलक लगा करके उनका सम्मान करते हैं। साथ ही साथ बता दें कि 3 बजे के बाद उनका विजय जुलूस गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर तक निकाला गया, जिसमें मानसरोवर मंदिर पहुंच करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम और लक्ष्मण को तिलक लगा करके रावण का वध करने के लिए उन्होंने रवाना किया। गोरखनाथ मंदिर में हुए आज के कार्यक्रम में कोरोना काल का प्रोटोकॉल देखा गया। साथ ही साथ संतुलित लोगों के बीच में सभी कार्यक्रम संपन्न किए गए। हरेंद्र दुबे, R9, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन के साथ चल रही तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे 2 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरे पर हैं। ऐसे में आज दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LAC के पास नाथुला दर्रे पर शस्त्र पूजन किया और सेना का मनोबल बढ़ाया।
दार्जिलिंग में सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत हमेशा अपने सभी पड़ोसी देशों के लिए अच्छे संबंध चाहता है। हमने हमेशा उसके लिए प्रयास किया है, लेकिन हमारे जवानों को समय समय पर अपनी सीमाओं, अखंडता और सार्वभौमिकता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करना पड़ा है। इस बार गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के हमारे 20 जवानों ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर दिया। आपकी वजह से देश और उसकी सीमाएं सुरक्षित है। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर पिछले 5 महीने से गतिरोध चल रहा है। दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसे में माना जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ के दौरे से सेना का मनोबल बढ़ेगा। विजयदशमी का पर्व हरिद्वार में भी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ के तमाम अखाड़ों और आश्रमों में इस दौरान अस्त्र और शस्त्रों की पूजा की गई। माना जाता है कि नवरात्र में शक्ति की उपासना के बाद इन शस्त्रों की पूजा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत दशहरे का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। मान्यता है कि इस दिन शस्त्र पूजा भी की जाती है। इसीलिए धर्मनगरी हरिद्वार के सभी अखाड़ों में साधु संतों द्वारा शस्त्रों की पूजा की गई। हरिद्वार के प्राचीनतम महानिर्वाणी अखाड़े और निरंजनी अखाड़े में साधु संतों ने बंदूक, तलवार, भाले, गुप्ती और कटार आदि शस्त्रों की पूरी विधि विधान के साथ पूजा की। इस दौरान साधु संतों ने कहा कि दशहरे के दिन भगवान शिव के जितने भी शस्त्र हैं उन सबकी पूजा का विधान है। इस अवसर पर आधुनिक अस्त्रों की भी पूजा की गई। हम आपको बता दें कि कुंभ मेले के दौरान इन सभी शास्त्रों को कुंभ मेले में गंगा स्नान भी कराया जाता है। हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने और इसको आक्रमणकारियों से बचाने के लिए जगत गुरु भगवान आदि शंकराचार्य ने तमाम अखाड़ों की स्थापना की थी। तभी से ये अखाड़े न केवल शास्त्र की दीक्षा देते हैं बल्कि शस्त्रों की भी पूजा करते हैं। पूरे देश में जहां विजयदशमी के दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है, वहीं कानपुर एक ऐसी जगह है जहां दशहरे के दिन रावण की पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, यहां पूजा करने के लिए रावण का मंदिर भी मौजूद है जो केवल वर्ष में एक बार दशहरे के दिन ही खोला जाता है। रावण का ये मंदिर उद्योग नगरी कानपुर के शिवाला में मौजूद है। विजयदशमी के दिन इस मंदिर में पूरे विधि विधान से रावण का दुग्ध स्नान और जलाभिषेक कर श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद पूजन के साथ रावण की स्तुति कर आरती की जाती है। ब्रह्मबाण नाभि में लगने के बाद और रावण के धराशायी होने के बीच कालचक्र जो रचना की उससे रावण को पूजने योग्य बना दिया। यह वह समय था जब राम ने लक्ष्मण से कहा था कि रावण के पैरों की तरफ खड़े होकर सम्मान पूर्वक नीति ज्ञान की शिक्षा ग्रहण करो, क्योंकि धरातल पर रावण के समान कोई ज्ञानी नहीं पैदा हुआ है और न कभी होगा। रावण का यही स्वरूप पूजनीय है और इसी स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कानपुर में रावण की पूजा का विधि विधान है। सन 1868 में कानपुर में बने इस मंदिर में सबसे लेकर आज तक रावण की पूजा की जाती है। लोग हर वर्ष इस मंदिर के खुलने का इंतजार करते हैं और मंदिर के खुलने पर यहाँ पूजा अर्चना काफी विधि विधान के साथ की जाती है। कानपुर में मौजूद रावण के इस मंदिर के बारे में यह भी मान्यता है कि यहाँ मन्नत मांगने से लोगों के मन की मुरादें पूरी होती हैं और लोग इसीलिए यहाँ दशहरे के दिन रावण की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि आज ही के दिन रावण का जन्मदिन भी होता है, ऐसा जानकारों के मुताबिक है। इसी कारण यहाँ पे लोग आज पूजा अर्चना के लिए आते हैं। रामनगरी अयोध्या में इस वर्ष होने वाली रामलीला का स्वरूप बदला सा दिखा। 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक होने वाली इस रामलीला को वर्चुअल विधि के माध्यम से देश दुनिया तक पहुँचाया गया और इस रामलीला के माध्यम से आज एक बार फिर साबित हुआ कि किस प्रकार से अधर्म पर धर्म की विजय हुई है। रामनगरी अयोध्या में होने वाली रामलीला का स्वरूप बदला सा रहा। कोविड-19 को लेकर जारी एडवाइजरी के तहत अयोध्या की रामलीला को देश दुनिया में लाइव टेलीकास्ट दिखाया गया और इस रामलीला में बॉलीवुड के कई किरदार अलग अलग भूमिका में दिखाई दिए। 17 अक्टूबर से शुरू हुए रामलीला के आज आखिरी दिन भगवान श्री राम व रावण के बीच हुए संघर्ष के बाद रावण को पराजित कर माता सीता को अयोध्या लेकर पहुंचे, जहां भरत से मुलाकात के बाद राज्याभिषेक किया गया और भगवान राम एक बार फिर अधर्म पर धर्म की विजय पाकर अयोध्या के राजा के रूप में विराजमान हुए। इस दौरान लक्ष्मण किला के मैदान में होने वाली इस रामलीला में 55 फुट के रावण का दहन किया गया। 17 अक्टूबर से शुरू हुए वर्चुअल रामलीला के आज आखिरी दिन 25 अक्टूबर को इस रामलीला की समाप्ति रावण वध के बाद कर दिया गया। रावण वध करने के बाद
55 फुट के रावण का दहन किया गया और उसके बाद राज्याभिषेक भगवान श्री राम को राज तिलक के बाद इस रामलीला का समापन कर दिया गया। आगरा थाना जगदीशपुरा इलाके के सेंट्रल जेल के पास बाइक सवार 2 युवक एक नाबालिग किशोरी को बेहोशी की हालत में फेंककर फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बेहोशी की हालत में नाबालिग किशोरी को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। आगरा थाना जगदीशपुरा इलाके के सेंट्रल जेल के पास एक बाइक पर 2 युवक बेहोशी की हालत में एक नाबालिग लड़की को फेंककर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि जिस समय बाइक सवार 2 युवक द्वारा एक लड़की को फेंका गया उस वक्त कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया था, लेकिन जब तक लोग को समझ पाते तब तक बाइक सवार लोग फरार हो गए। तभी घटना की जानकारी पर समाज सेवी नरेश पारस भी मौके पर पहुँच गए और इसकी जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाबालिग लड़की को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। तो वहीं समाज सेवी ने बताया कि लड़की बेहोशी की हालत में थी और उसके शरीर पर खरोंच के निशान भी थे, जिनको देखकर आशंका जताई जा रही है कि लड़की के साथ कोई भी अनहोनी भी हुई है। फिलहाल इस पूरी घटना की आगरा पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नाबालिग किशोरी की हालात देखकर आशंका जताई जा रही थी कि नाबालिग किशोरी के साथ अनहोनी भी हुई है, लेकिन इस पूरी आशंका पर उस वक्त विराम लग गया जब लड़की को अस्पताल में होश आया तो लड़की ने खुद ये बताया कि लड़की के साथ कोई भी गलत काम नहीं हुआ है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर लड़की बेहोश कैसे हुई और कौन नशे की हालत में उसको झाड़ियों में फेंक के गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे 7 तीर गैंग का खुलासा किया है जो अपनी ही गाड़ियों की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराता था और उसके बाद उन्हीं गाड़ियों पर फर्जी तरीके से लोन लेकर अनुचित लाभ उठा रहा था। नोएडा पुलिस ने इस गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली सेक्टर 24 पुलिस और एंटी ऑटो थेफ्ट टीम द्वारा एक फर्जीवाड़े गैंग का खुलासा किया गया है। दरअसल ये गैंग इतना शातिर था कि अपनी ही गाड़ियों की झूठी चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा लेता था और उसके बाद पंजाब में स्थित अपने दलालों के माध्यम से उन्हीं गाड़ियों की फर्जी आरसी बनाकर बैंक से लोन ले लेता था। पुलिस की माने तो इस गैंग का फर्जीवाड़ा काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। पुलिस ने इस गैंग के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस गैंग के 4 सदस्य अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इस गैंग के पास से भारी मात्रा में फर्जी आरसी कागज, कई सारी नंबर प्लेट, 5 ट्रक बरामद किए हैं। पुलिस की माने तो फर्जीवाड़े का ये गोरख धंधा लंबे समय से चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने इस गैंग के 8 सदस्यों को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस गैंग के कई सदस्य अब भी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इनके पास से 5 ट्रक, कई फर्जी आरसी कागज, नंबर प्लेट बरामद किए हैं। सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की जिंदगी में आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत शादी के बंधन में बंध गए हैं। जी हां, नेहा कक्कड़ ने रोहन प्रीत संग गुरुद्वारे में शादी रचा ली है। वैसे तो इन दोनों के वेडिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं, लेकिन इस बीच में जो सबसे ज्यादा वीडियो वायरल हो रहा है वो है नेहा का विदाई का वीडियो। नेहा कक्कड़ का ये विदाई का वीडियो उनके एक फैन ने अपने पेज पर शेयर किया है, जिसमें नेहा का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन रोहन प्रीत उन्हें कार में बिठाते जरूर दिख रहे हैं। वहीं आसपास खड़े लोगों के साथ साथ रोहन प्रीत भी इमोशनल नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को देखकर नेहा के फैंस बेहद इमोशनल हो रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि रोहन और नेहा को कार में बैठने में कुछ लोग भी मदद कर रहे हैं। रोहन प्रीत के इस अंदाज को देखकर फैंस उन्हें जेंटलमैन का टैग दे रहे हैं। अब जब नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत की शादी हो गई है तो फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। सभी इन दोनों को सोशल मीडिया पर ढेर सारा प्यार और दुआएं दे रहे हैं।